आज हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। CLTRI, ठीक है। आज हम सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये साइकिल हमारी बॉडी के अंदर कैसे चलता है, ये क्या है और इसका मकसद क्या होता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में हम पढ़ने से पहले हम देखेंगे, इससे पहले हमें पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस से हमने बताया था कि हमारा मकसद होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करना बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो अब ग्लाइकोलिसिस हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो हम ग्लूकोज खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट में तोड़ा जाता है और प्लस साथ में हमें वहाँ पे कुछ एनर्जी मिलती है, जो डायरेक्ट 2 एटीपी हमें मिलते हैं और एक NADH मिलता है और दोनों साइड से 4 ATP और 2 NADH हमें मिलते हैं। वो ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था। तो हमारा मकसद है ATP बनाना। सेम अब उस ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो हमारा एंड प्रोडक्ट था, जिसको हमने कहा था पाइरूवेट, ठीक है, जो हमें पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड एंड प्रोडक्ट मिला था। अब हमें उसको आगे लेके चलना है ताकि हमें उससे और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है, हमारी बॉडी में और ज्यादा एनर्जी बने। टोटल एक दिन में तकरीबन 72 kg ATP यूज होते हैं एक एडल्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सोचो इतने ATP प्रोड्यूस करना, इसके लिए तो ज़्यादा ही फंक्शनल प्रोसेस चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये बनेंगे। तो हमने वहाँ पे जो डायरेक्ट ATP मिले प्लस हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस में वो था पाइरूवेट। अब उस पाइरूवेट को लेके हम आएंगे आगे, उससे ATP बनाएंगे, लेकिन किसके थ्रू? बाय सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, या क्रेब्स साइकिल के थ्रू। तो ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये भी एक इट इज मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ADP फ्रॉम पाइरूवेट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम पाइरूवेट, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से मेटाबॉलिक पाथवे हैं। कुछ चीजें तो तोड़ी जाती है यहाँ पे, कुछ चीजें जोड़ी जाती है और बायोकेमिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, KREB, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या क्रेब्स साइकिल आप कह सकते हैं। HA क्रेब नाम के जर्मन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, और इस साइकिल के देने पे, इस साइकिल को डिस्कवर करने पे उनको नोबेल प्राइज दिया गया। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब क्या है कि ये जो क्रेब साइकिल है, अगर हम हमारी बॉडी के अंदर किस जगह पे, इसकी लोकेशन क्या है पूछा जा सकता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि इसमें क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलता है इन यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में क्योंकि कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो ये क्रेब साइकिल वहां पे सीधा साइटोसोल में ही पड़ता है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में ही चलता है, ठीक है, इनके साथ प्रोकैरियोट्स। बट इनके साथ यूकैरियोट्स क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब दूसरी बात कि इसको साइकिल क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको साइकिल क्यों कहते हैं, क्रेब साइकिल, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। देखो साइकिल क्या होता है कि एक चीज जहां से स्टार्ट हो वो घूम के फिर वहीं आ जाए, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, उसको हम साइकिल कहेंगे। सेम केस आप यहाँ पे देखेंगे, ये है ऑक्जेलो एसीटेट, इसका इनिशियल कंपाउंड, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है, लेकिन घूम के ये फिर इसी जगह पे पहुंच जाता है, एट एंड पे फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट बना देता है। तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं साइकिल, ठीक है। और कौन सा साइकिल है? ये क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स ने डिस्कवर किया है, या इसी का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मीन इसमें 3 ये कार्बोनाइल ग्रुप पाई जाते हैं, COOH 3 ग्रुप स्टार्टिंग के 2 या 3 कंपाउंड्स में है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है।
ये 3 कार्बोनाइल ग्रुप हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, जिसकी वजह से इसको कहता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको कहा जाता है। अब हम देखेंगे ये थोड़ा केमिकली हमने यहाँ पे दिया है, ये थोड़ा ड्राई है अंडरस्टैंड करने में या याद रखने में। तो अब इसे हमें ना, वैसे तो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन अगर समझने की कोशिश नहीं की तो रटे से याद नहीं रहेगा। तो हमने कहा अब ये हमने कार्बन क्रैब साइकिल को चलाना है बॉडी के अंदर, उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज हमें चाहिए पाइरुवेट, ठीक है, PYRUVAT, ठीक है। ये पाइरुवेट जो हमें कहाँ मिला था? ये हमें मिला था ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट, जो ग्लूकोज को हमने तोड़ के बनाया था, ठीक है। तो पाइरुवेट क्या हुआ? पाइरुवेट को हमने लिया, ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक है, ये 3 स्टेप्स में ये क्या प्रोसेस रिएक्शन चलती है। तो ये पाइरुवेट को हमने कन्वर्ट किया एसिटाइल CoA, ठीक है, वाया पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक है। अब ये पाइरुवेट किस में हो गया? एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो गया। हमें यहाँ पे मिला एक CO2, ये 2O चला गया ना यहाँ से, ठीक है, प्लस हमें यहाँ पे मिलता है कि NADH, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तो ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल CoA में। याद रखना NADH ये भी हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक है। एक NADH 2.5 ATP के बराबर होता है, 2.5 ATP हमें देता है। तो यहाँ से भी नाम मिल गया। अब क्या है कि ये एसिटाइल CoA को यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई, कार्बन रिलीज हुई, ठीक है, CO2 रिलीज हुआ, तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वाया पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक है, पाइरुवेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल CoA। दिस एसिटाइल CoA इसको क्या किया जाएगा? फर्दर यूज किया जाएगा इन TCA साइकिल, ठीक है, क्रैब साइकिल में, ठीक है। अब यहां से आएगा एक एंजाइम सीट्रेट सिंथेस, CITRATESYNTHASE, ठीक है। एंजाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखने, लेकिन ये नाम जो प्रोडक्ट का नाम है वो सेम है एंजाइम का, तो डिफिकल्ट नहीं है, आपने सिर्फ समझना है बस। सीट्रेट सिंथेस एसिटाइल CoA को क्या करेगा? किसमें कन्वर्ट कर लेगा? सीट्रेट में, ठीक है। और साथ में किसको? ऑक्जेलो एसिटेट भी यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा? सीट्रेट जो है, ये सीट्रेट क्या होगा कि सीट्रेट आगे जाके इसमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन मीन वाटर लॉस। तो यहाँ से वाटर लॉस होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, देखो एक OH यहाँ पे है, एक H यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ना है, ठीक है। तो ये वाटर हो गया, निकल गया, ठीक है। तो ये बन गया आइसो सिस एकोनिटेस में, और यहाँ पे एंजाइम आएगा एकोनिटेस, ठीक है। एकोनिटेस ने क्या किया? सीट्रेट को सिस एकोनिटेस में कन्वर्ट किया। अब ये जो यहाँ पे है ये इंटरमीडिएट है, इन दो के बीच में कहीं बहुत सारी बुक्स में आपको ये वाला स्टेप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे वाटर निकल गया, फिर वाटर की प्रेजेंस में ये सिस एकोनिटेस आइसोसीट्रेट में चेंज हो जाएगा, आइसोसीट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना आइसोसीट्रेट ये सेम है, ठीक है, आइसो मीन्स सेम, तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे OH नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर था, ठीक है। इतना सा कन्फर्म क्या है? डिफरेंस है, तभी इसको कहते हैं आइसो, मतलब आइसोसीट्रेट में सीट्रेट का ही जैसा है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये आइसोसीट्रेट जो है, अब ये आइसोसीट्रेट एक एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आएगा, ठीक है, आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेस,
आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, आप याद रखना डिहाइड्रोजिनेस हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आएगा मतलब वो हाइड्राइड पे अटैक करेगा, ठीक है, वो हाइड्राइड आयन को लेगा। हाइड्राइड आयन में H नेगेटिव, जब हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं, ठीक है, H नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब H हाइड्रोजन के पास आएंगे उसको कहेंगे हाइड्राइड आयन, ठीक है। अब ये आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा, ये उस एक्स्ट्रा ये हाइड्राइड आयन को पकड़ के एक होता है हमारे पास NAD प्रोड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, NAD रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो वो उस H हाइड्राइड आयन को लाके यहाँ पे इसको जोड़ देगा, ठीक है, तो NADH बन जाएगा, जो हमें चाहिए था मिल गया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस क्या कर लेगा, उस H को NAD के पास भेज देगा, ठीक है, तो हमें NADH मिल गया जो हमें चाहिए था ATP बनाने के लिए, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे NADH और FAD जो है ये है, आप समझो ये हमारे क्या है, ये वो सप्लायर है, ठीक है, ये सप्लायर, अगर ये नहीं होंगे, अगर NAD प्लस FAD प्लस ये नहीं होंगे तो फिर रिएक्शंस का होना इम्पॉसिबल है, ठीक है, फिर रिएक्शन होना इम्पॉसिबल है, क्रेब्स साइकिल चलना इम्पॉसिबल है। आपने देखा होगा क्या होता है कि जब जो हमारे पास पायरुवेट होता है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं होती है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो तो वो एक दूसरे प्रोसेस में चला जाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चला जाता है, कौन, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड सिंथेसिस होती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड सिंथेसिस के प्रोसेस में चला जाएगा और बाद में इथेनॉल सिंथेसाइज होगा, ठीक है, इथेनॉल बनेगा और वहां पे हमें टोटल 2 ATP बनेंगे, वहां पे हमें टोटल 2 ATP मिलेंगे, किस, उस लैक्टिक एसिड के प्रोसेस में, क्यों ना कि ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे, NAD FAD NAD प्लस काम नहीं करेंगे, जब ये काम नहीं करेंगे तो ये NADH में कैसे चेंज हो सकते हैं, ये हाइड्राइड आयन कौन लेगा, तो ये काम नहीं करेंगे तो क्रेब्स साइकिल भी चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, और ATP बनना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन होगी तो, क्योंकि ऑक्सीजन को क्यों यूज किया जाता है, एक्सेस में हमें ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में, ठीक है, लाइटली अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है इनको लेके 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 चलता है फाइनल तक, ठीक है, इनको अवेलेबल करवाता है क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस तरीके से हमें ATP बनना इस प्रोसेस से हमें आसानी बन जाती है। तो अब क्या है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस में यहाँ पे NADH बन गया, हमें मिला, ठीक है, तो ये आइसोसिट्रेट जो था ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन हो गई मतलब CO2 रिलीज हो गया, देखना यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस होगा, ये एक CO2 चला गया, ठीक है, तो ये बन गया आइसोसिट्रेट, कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, ठीक है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, और डिकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे भी वही एक NADH हमें मिलेगा सेम केस में, ठीक है, NAD पे एक H दे दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको NADH बना दिया जाएगा, कब, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के, ठीक है, बाद, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में एक एसिटाइल को ए जो इंजाइम था, यहाँ पे ये ग्रुप था, इसको जोड़ दिया जाएगा, जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे एसिटाइल को ए जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा सक्सिनाइल को ए, ठीक है, सक्सिनाइल को ए। अब सक्सिनाइल को ए ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये चला गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सक्सिनाइल को ए में क्या हुआ कि सक्सिनाइल को ए हाँ ये तो ठीक ही है ना,
थोड़ा कंफ्यूज हुए थे इस वजह से। ठीक है, सक्सिनाइल को ए इसमें कन्वर्ट हुआ। अब याद रखना यहाँ पे एंजाइम होता है सक्सिनाइल को ए। एंजाइम हमने बताया था, इजी है याद रखना, सक्सिनाइल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे भी क्या होता है, NADH मिला तो क्या हुई होगी, डिहाइड्रोजिनेशन हुई होगी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस ने भी हमें एक NADH दे दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट थायोकाइनेस एक एंजाइम आ गया। ठीक है, सक्सिनेट थायोकाइनेस स्ट्रक्चर है, सक्सिनेट थायोकाइनेस। थायोकाइनेस आया, इसने क्या किया, सक्सिनेट को सक्सिनाइल को ए को सक्सिनेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब याद रखना यहाँ से एक तो ये चला गया एस्टाइल को ए ग्रुप, यहाँ से रिलीज कर दिया गया, प्लस यहाँ पे ATP हमें मिला। और ATP हमें यहाँ से मिल जाता पता लग जाता है, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि जब भी क्या होगा, जब भी हमें काइनेस का वर्ड आएगा मतलब फॉस्फेट को ऐड किया गया होगा। तो फॉस्फेट को ऐड किया है यहाँ पे, या तो ATP बनेगा या GTP। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और GTP गवानिन, यहाँ एडिनिन यहाँ पे गुआनिन। एडिनिन पे भी ये फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, गवानिन पे भी फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। तो ADP या GDP पे, ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा थायोकाइनेस, या GDP को GTP में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सक्सिनेट। ठीक है, प्रोडक्ट हमें मिलेगा सक्सिनेट। सक्सिनेट के बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, एंजाइम आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस आएगा तो ये क्या कर लेगा, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज कर लेगा। ठीक है, अब डिहाइड्रोजिनेस, तो यहाँ पे FAD प्लस को FADH या FADH2 में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें ATP के लिए जरूरी है। एक FADH 1.5 ATP हमें देता है। ठीक है, तो सक्सिनेट देखो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया फ्यूमरेट में। ठीक है, अब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ। अब फ्यूमरेट से आगे क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे अगेन डिहाइड्रोजिनेशन होगी, मतलब COO रिलीज होगा। ठीक है, प्लस लेकिन H2O, सॉरी हाइड्रेशन होगी, H2O आएगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, फ्यूमरेस। ठीक है, फ्यूमरेस कहीं डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होती है, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप वैसे ही हैं, लेकिन H2O आ गया। ठीक है, H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, ये फ्यूमरेस कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, किसकी प्रेजेंस में, फ्यूमरेस एंजाइम फ्यूमरेस। ठीक है, अब ये मैलेट जो है, मैलेट को कन्वर्ट करेंगे, देखो अल्फा आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटामेट ग्लूटारेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल को ए में। ठीक है, NADH मिला, एक NADH हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, एक NADH हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में, सक्सिनेट फ्यूमरेट में। ठीक है, फ्यूमरेट मैलेट में। ठीक है, ठीक है, ये फ्यूमरेट और सक्सिनाइल को ए के बीच में हमें एक FADH मिला। ठीक है, अब ये मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में, ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, और एंजाइम क्या होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस।
ठीक है। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेस मीन्स हाइड्राइड आयन यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन यूज होगा तो NaDH मिल जाएगा हमें। ठीक है, कहाँ पे, मैलेट और ऑक्जेलो एसीटेट के बीच में। ठीक है, अब ये ऑक्जेलो एसीटेट फिर से आगे सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोए। ठीक है, अब क्या है कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेस ने मैलेट को कन्वर्ट कर दिया ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, अब टोटल हमें क्या है क्या मिला ये देखना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, एक यहाँ पे हमें चाहिए था, हमें ATP चाहिए थे, तो हमें क्या मिला कि एक यहाँ पे NaDH, ठीक है, यहाँ से मिला। ठीक है, इसके सिस सेकोनिडेस और आइसोसिट्रेट के बीच में। दूसरा NaDH हमें कहाँ मिला, अल्फा कीटो ग्लूटारेट और सक्सिनाइल कोए के बीच में। ठीक है, तीसरा NaDH हमें कहाँ मिला, मतलब 3 NaDH हमें मिले। ठीक है, मैलेट और ऑक्जेलो एसीटेट के बीच में ये है। ठीक है, Na, ठीक है, ठीक है, हमें कितने मिले, 3 NaDH हमें मिले। ठीक है, 3 NaDH हमें मिले, प्लस हमें क्या मिला, प्लस हमें दो बार कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मिली कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मिली कार्बन डाइऑक्साइड, चलो इसको जरूरत नहीं है वैसे। तो प्लस हमें मिला FADH, एक FADH, एक हमें मिला GTP। ठीक है, GDP ATP डायरेक्ट रखो यार, एक ATP मिला हमें, 1 FADH और एक ATP डायरेक्ट। अब ये क्या है याद रखना, हमने हमने कहां से स्टार्ट की रिएक्शन, हमने रिएक्शन प्रोसेस कहां से स्टार्ट किया, पाइरुवेट से। ठीक है, पाइरुवेट से, पाइरुवेट कहां से मिला था हमें, ग्लाइकोलिसिस से। जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, हमने देखा था प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, एक स्टेज 5 स्टेप्स तक हम क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ये एल्डोलेस की एंजाइम के प्रेजेंस में ये दो चीजों में टूट जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो हमें 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 स्टेप में ये ब्रेक हो जाता है। 5 स्टेप्स तक हमने उसको प्रिपेयर किया, 2 ATP यहीं से दिए। ठीक है, बहुत सारा जैसे तैसे हमने यहाँ तक पहुंचाया। तो यहाँ से एल्डोलेस की प्रेजेंस में ये ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। अब यहाँ से ये पे ऑफ फेज, अब यहाँ से ये साइमल्टेनियस दोनों प्रोसेस चलने लगे आगे के लिए। ठीक है, 1 3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर फास्फोइनोल पाइरुवेट, फिर इस तरीके से पाइरुवेट एट द एंड हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ से पाइरुवेट C3 कार्बन पर कंपाउंड, और यहाँ से पाइरुवेट C3। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। हमने एक ही स्टेप की रिएक्शन देखी थी वहां पे, लेकिन हमने बताया था सेम केस दूसरी साइड से भी चल रहा है। ठीक है, सेम केस दूसरी साइड से भी चल रही थी, सेम रिएक्शन, सेम स्टेप्स, सेम सीक्वेंस। ठीक है, और सेम प्रोडक्ट भी बनता है। अब यहाँ से हमने बोला क्रैब साइकिल, ये तो इस साइड वाला क्रैब साइकिल आ गया ना, इस साइड वाला, एक साइड वाला हमने पाइरुवेट लेके ये एक साइकिल कंप्लीट किया। सेम दूसरी साइड वाला पाइरुवेट भी, तो ये दूसरे साइड वाला पाइरुवेट दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चल रहा होगा। ठीक है, या दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में दूसरा साइकिल चला रहा होगा, ये एक चला रहा होगा, साथ में ये दूसरा चला रहा होगा। ठीक है, इसी का आगे, ठीक है, या उसी उसी मैट्रिक्स में रख लो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक ये चला रहा होगा, एक ये चला रहा होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब
एक से हमें इतना मिला तो सेम दूसरे से भी हमें यही यही तो मिलेगा। ठीक है, 3 NADH, इसी तरीके से 1 FADH और 1 ATP। सही समझ, 1 ATP। अब क्या मिला हमें, क्या मिला टोटल हमें क्रेब्स साइकिल से, टोटल हमें ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल तक कितना मिला। अभी हम साइमल्टेनियसली वो जो पाइरुवेट हमें ग्लूकोज से मिला था, एक ग्लूकोज से, वो जब क्रेब्स साइकिल में गया तो उस ग्लूकोज से हमें आगे क्या मिला, 6 NADH, 6 NADH। ठीक है, मिल गया ना। कैसे मिले, क्या उनके 3 एक साइड वाली पाइरुवेट के जो हमने देखे, सेम ऐसा ही इस पाइरुवेट ने दिया होगा, तो 3 और 3 6। ठीक है, अब डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस एक FADH हमें ये मिला तो एक उस वाले का 2 हो गए। ठीक है, प्लस एक ATP हमें यहाँ मिला तो एक उस साइड वाले का मिल गया होगा। ठीक है, सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6 NADH। ठीक है, अब पता क्या है, अब ये यहाँ पे 6 तो मिल गए। अब हम टोटल बताएंगे, देखेंगे कि हमें कितने ATP मिले ग्लाइकोलिसिस से आगे उस ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हमने 6 कार्बन कंपाउंड तोड़ा था उससे यहां तक हमें कितने ATP मिले। तो हमने देखा था NADH एक साइड में मिला था ग्लाइकोलिसिस में, सेम दूसरी साइड में। ठीक है, याद रखना उसको, हमने वहां पे पढ़ा था कि एक ही NADH मिला था वहां पे हमें, तो दो साइड से तो दो NADH। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, सेम 2 FADH हमें वहां पे मिले था, एक साइड में एक दूसरी साइड में। ठीक है, 2 FADH प्लस हमें जब यहाँ पे देखा हमने कि ये पाइरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करते टाइम हमें एक NADH मिला, तो इस दूसरे वाले पाइरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करते के टाइम दूसरा NADH मिला होगा। तो फिर यहाँ से भी एक NADH, 2 यहाँ पे, एक इसका और एक इसका, तो टोटल 2 NADH यहाँ पे मिले हमें। ठीक है, प्लस सॉरी वहां पे हमें 2 ATPs मिले थे। ठीक है, 2 ATP मिले थे किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। तो साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोसेस चल रहा था, एक साइड से हमें 4 ATP मिले थे, हमने वहां पे अच्छे से पढ़ा था, 4 ATP मिले थे। 2 हमने यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज में हमें उसको वापस दिए थे। ठीक है, हमारे पास 2 बचे थे, फिर यहाँ से हमें वही दो हमें यहाँ से मिले थे। ठीक है, तो 4 ATP, तो 4 ATP वो मिले थे हमें, 4 ATP हमें वो मिले, प्लस 2 FADH वो वाले ग्लाइकोलिसिस वाले। तो अब 2 NADH इसके और इसके, 4 ATP ग्लाइकोलिसिस के, अच्छा यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉरी, 4 ATP, 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में, 2 FADH। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम 2 और 4 ATP हमें मिले थे वहां पे, 4 ATP। फिर जब हम वहां से आगे आ गए तो 2 NADH ये मिले हमें यहाँ पे। ठीक है, और प्लस जब हम सिट्रिक एसिड साइकिल में गए तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक NADH, 6 NADH, प्लस हमें 2 FADH, प्लस हमें 2 ATP। ठीक है, 2 ATP। ठीक है, अब टोटल NADH 6 7 8 9 10 NADH। ठीक है, 10 NADH, 2 और 2 4 FADH। ठीक है, प्लस 2 4 प्लस 2 6 ATP, 6 ATP। अब एक NADH होता है 2.5 ATP के बराबर, एक NADH हमें देता है 2.5 ATP। तो 10 ATP, 10 NADH हमें कितने देंगे, 10 NADH हमें देंगे 25 ATP। आई समझ, 10 NADH हमें देंगे 25 ATP। ठीक है, 10 NADH 25 ATP प्लस FADH डेढ़ के बराबर होता है, तो 4 6 ये देंगे हमें। ठीक है, 1
1 FADH होता है 1.5 के, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 है, 4 + 2, 4 ये वाले प्लस ये हाफ वाले 2, तो ये 6 ATP, ठीक है 6 ATP प्लस 6 ये ATP डायरेक्ट जो मिले, तो टोटल 25 + 6 कितना होता है 25 + 31, ठीक है 31 + 6 ये तो 37, ये 38 बन रहे हैं, 2 4 14 6 ये कितना हो गया, हाँ 10 25 + 6 31, 31 + 6 ATP ये 37, 38 मिनट ये बन रहे हैं, ठीक है 38 बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं, ये कहाँ से हमें गड़बड़ी हुई, ठीक है थोड़ी यहीं से हमें कैलकुलेशन में हुआ होगा, लेकिन टोटल हमें हमारे पास मिलते हैं 38 ATP, ठीक है टोटल हमारे पास 38 ATP मिलते हैं, ATP, ठीक है और क्रैब साइकिल में क्या हमें मिला, नेट गेन आपको पूछा जाएगा 3 NADH 1 में, ठीक है प्लस एक FADH, एक FADH यहाँ पे और एक ATP, एक FADH + 1 ATP, ATP या GTP, ठीक है + 2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमें यहाँ मिलता है, ठीक है इसको आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कहीं दिया होगा तो ठीक है, वरना एज ए ATP हम बात करेंगे तो हमें ये नेट गेन मिलता है क्रैब साइकिल में, ठीक है तो इनफ है ये टोटल क्रैब साइकिल, थैंक यू।